नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक बार हमारे सभी दर्शकों को थैंक यू वेरी मच। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी आपने नंबर 1 बना दिया है। CNBC आवाज फेसबुक, यूट्यूब पर फिर से नंबर 1 बना है और मार्च में यूट्यूब पर हमें 2 करोड़ 60 लाख और फेसबुक पर 70 लाख व्यूज मिले हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स एक बार फिर से। और आइए अब शुरू करते हैं headlines. If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows. It's a pause, not a pivot. महंगाई की चिंता के बीच रिजर्व बैंक ने दिया सरप्राइज। अनुमान के बिल्कुल उलट नहीं बढ़ाई ब्याज दरें। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। महंगाई का अनुमान भी घटाया। सस्ती होगी PNG CNG। कैबिनेट की बैठक में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फॉर्मूले को मिल सकती है मंजूरी। CNBC आवाज बिग एक्सक्लूसिव। ऑनलाइन जुआ खेलने वाले ऐप्स पर लगेगा बैन। सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त नियम। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राजीव चंद्रशेखर। बच्चों के हितों की रक्षा है प्राथमिकता। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद। रियल्टी शेयरों में जोश। ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में बढ़त। कर्मचारी समय से चुन लें अपना नया या पुराना टैक्स रिजीम। CBDT ने टैक्स डिडक्शन पर जारी किया अलर्ट। नहीं चुना रिजीम तो सैलरी से ज्यादा टैक्स काट सकती है कंपनी। हंगामे की भेंट चढ़ा पूरा बजट सत्र। आखिरी दिन भी प्रदर्शन का दौर जारी। सांसदों की शिष्टाचार बैठक का भी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। खरगे की अगुवाई में विपक्ष का फ्लैग मार्च। परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया हनुमान। कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। देश भर में हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा। आपकी रसोई में पाइप से पहुंचने वाली गैस यानी CNG, PNG या आपकी गाड़ी में डालने वाली CNG अब ये सस्ती हो सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें नेचुरल गैस की कीमतें तय करने के फॉर्मूले में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। पूरी खबर समझते हैं डिटेल से। लक्ष्मण राय के पास चलते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, कैसे सस्ती होगी PNG और CNG? सस्ती इस वजह से होगी क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की जो बैठक खत्म होने वाली है उसमें बहुत हद तक संभावना है कि सरकार नेचुरल गैस की कीमत तय करने के एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दे। ये फार्मूला लागू होने से नेचुरल गैस की कीमतें कम होंगी और उस कीमत के कम होने से फ़ायदा ये होगा कि CNG सस्ती हो जाएगी, PNG सस्ती हो जाएगी, फर्टिलाइज़र कंपनियों को, पावर कंपनियों को सस्ते में गैस मिलेगी। अब आप पूछें कि आखिर ऐसे क्या होगा नए फार्मूले में। दरअसल नया फार्मूला जो है मौजूदा फार्मूला से काफ़ी अलग होगा। अभी फार्मूला जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय गैस ट्रेडिंग हब है उसके 1 साल के औसत कीमत के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन अब जो नया फार्मूला होगा वो इंडियन क्रूड बास्केट के 1 महीने की औसत कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो प्रस्ताव है कि नए फार्मूले के तहत इंडियन क्रूड बास्केट की 1 महीने की औसत कीमत ली जाएगी और उसके 10% के हिस्से के बराबर जो है वो नेचुरल गैस की कीमत रखी जाएगी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म होगा उसकी एक सीलिंग होगी, एक लिमिट होगी, यानी एक न्यूनतम कीमत होगी, एक अधिकतम कीमत होगी। और अभी हर 6 महीने पर गैस की कीमत सरकार तय करती है, अब हर 6 महीने पर नहीं तय की जाएगी, अब ये हर 1 महीने पर तय की जाएगी। ये जो नया फार्मूला है वो उन गैस फील्ड पर लागू होगा जो ऑयल इंडिया ONGC के पास हैं, इनको नॉमिनेशन फील्ड के तौर पर दिया गया था, या फिर इनका जो है नेल प्रीनेल के जो गैस हैं फील्ड हैं उनसे निकलने
निकलने वाली गैस पर फॉर्मूला लागू होगा, जहां पे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट लागू वहां पे लागू होगा। ये डिफिकल्ट फील्ड से निकलने वाली गैस पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो सरकार का मानना है कि इस फॉर्मूले से जो हम 10% रखेंगे उसमें कैच है। कैच ये है कि अगर ONGC ऑल इंडिया कुछ नए कुएं की खोज करती है, वहां से गैस निकालती है, तो आपको जो मौजूदा कीमत तय होगी उसके 20% प्रीमियम पर आपको उस गैस की कीमत मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि नए निवेशक नए कुएं की खोज करने के लिए आगे आएंगे और नया निवेश होगा। तो दो कीमत होगी, एक कीमत जो ONGC ऑल इंडिया के जो पुराने फील्ड हैं उनसे निकलने वाली गैस की कीमत होगी, जो इंडियन क्रूड बास्केट के एक महीने की औसत कीमत के 10% के बराबर होगा, और नए कुएं से जो गैस निकलेगी वो इस कीमत के 20% के प्रीमियम पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है प्राइस का, गैस का, नेचुरल गैस का, वो बदल सकता है। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में मोहर लग जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं और अब ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो जुआ को बढ़ावा देती हैं उन पर बैन लग जाएगा। इसके अलावा कंपनियों के लिए और भी कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे खिलाड़ियों की KYC कंपनियों को करानी होगी, रिफंड रिवार्ड की पॉलिसी साफ साफ बनानी होगी। इसके अलावा सरकार फैक्ट चेक के लिए एजेंसियों को नोटिफाई करेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर और क्या कुछ हुआ है नियमों में बदलाव, इसको लेकर संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर से। सही, ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए आप रूल लेकर के आए हैं। एक आम गेमर या एक आम आदमी क्या समझे, क्या फ़ायदा होगा उसको? नहीं, देखिए, एक तो हमारे गेमिंग इंडस्ट्री, जो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा $multi-billion गेमिंग इंडस्ट्री है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान यंग स्टार्टअप्स भी ग्लोबल गेमिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें फुली वो पार्टिसिपेट करें। और आज तक एक तरह से एक एम्बिग्विटी था ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग डिसीजंस ले रहे थे। तो हमने इस रूल्स के द्वारा एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे यंग स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स इस गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत मीन्स इंटरेस्ट से वो पार्टिसिपेट करें। और साथ साथ हमने बड़ा स्पष्ट रूप से ये भी रूल्स के द्वारा कह दिया है कि ऑनलाइन वेजरिंग, यानी कि वेजरिंग विद रियल मनी गेम्स विल बी प्रोहिबिटेड ऑन द इंडियन इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट में कोई भी बेटिंग या बेटिंग जैसे कोई काम या एक्टिविटी या सर्विस कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर सकेगा। सर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात की जा रही है, किस तरह से ये काम करेंगी, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी? ने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है जहां पर SROs होंगे, लेकिन SROs इंडस्ट्री के केवल नहीं होंगे। SROs में गेमर्स भी होंगे, एजुकेशनिस्ट भी होंगे, चाइल्ड राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, और ये SROs इवॉल्व होंगे और उनका जो नोटिफाइड SROs होंगे उनका एक तरह से उनका पावर होगा कि वो डिसाइड करें कौन से परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स हैं, कोई परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स नहीं हैं। और उनके क्राइटेरियाज ये होंगे कि वेजरिंग को एकदम, मैंने जैसे कहा, वो प्रोहिबिट हो गया है। चाइल्ड एडिक्शन और बच्चों को जो हार्म पहुंचाता है वो ऐसे गेम इंडिया में वो परमिसिबल नहीं होगा। सर, काफ़ी सारे गेम्स हैं, डिफाइन कौन करेगा? MPL है, ड्रीम 11 है, ऐसे बहुत सारे गेम हैं, डिफाइन कौन करेगा कि ये गैम्बलिंग है या बेटिंग है? देखिए, ये रूल्स बड़े स्पष्ट हमने डिफाइन कर दिया है कि कौन से ऐसे गेम्स हैं जो इंडिया में परमिसिबल नहीं है, और जो भी गेम रियल मनी गेम्स हो जिसमें वेजरिंग ऑन द आउटकम होगा वो परमिटेड नहीं होगा, और वो SROs डिसाइड करेंगे और वो एक तरह से सर्टिफाई करेंगे कि ये परमिसिबल ऑनलाइन गेम है या नहीं है। सर, आखिरी साल PIB फैक्ट चेक के लिए भी आपने कुछ इसमें रूल्स नोटिफाई किए, क्या कहते हैं ये रूल? क्या जो सेफ हार्बर चला जाएगा इंटरमीडिएट्स का? आज हमने उस प्रावधान को थोड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि लोग कहते थे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि ये फैक्ट सही है कि गलत है, तो हमने आज इस रूल्स में ये स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक नोटिफाइड फैक्ट चेक यूनिट खड़ा करेंगे। वो PIB फैक्ट चेक का यूनिट होगा, और वो फैक्ट को करेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्म करेंगे। और अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की।
आज आरबीआई ने सबको सरप्राइज करते हुए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक राय से इस बार दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दरें आगे बढ़ने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि अभी दरों के बढ़ाने पर ब्रेक नहीं लगाया गया है। मई 2022 के बाद से ये पहली बार है जब आरबीआई ने दरें नहीं बढ़ाई हैं। If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows. It's a pause, not a pivot. Number two, there has been an effective rate increase of 290 basis points over the last 1 year. The MPC remains watchful and will not hesitate to take further action in its future meetings as may be necessary. So, the job is not yet finished. और आरबीआई ने कहा कि अगर कोई भी आपका सिविल स्कोर चेक करता है तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। वहीं अगर सिविल स्कोर के तहत किसी तरह की शिकायत होती है तो उसका भी निपटारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जल्द करना होगा। Compensation mechanism for delayed updation rectification of credit information reports. 2. A provision for SMS email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3. A time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4. Disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. और आज की क्रेडिट पॉलिसी में यूपीआई को लेकर भी अहम अनाउंसमेंट्स आरबीआई की तरफ से आए हैं। अब बैंक से मिलने वाले सभी क्रेडिट में भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल यूपीआई पेमेंट 2 जमा खातों के बीच होता है या फिर वॉलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। हाल ही में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट को अनुमति दी गई है। The unified payment interface, that is UPI, has transformed retail payments in India. UPI's robustness has been leveraged to develop new products and features from time to time. Recently, RuPay credit cards were permitted to be linked to the UPI. This was in addition to the existing facility of linkage of UPI with deposit accounts. It is now proposed to expand the scope of UPI by permitting operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. This initiative will further encourage innovation. और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, मगर अंत में बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी शेयरों में रही। ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिली। और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि अगर आरबीआई भविष्य में रेपो रेट पर लगाम लगाने की बात कहता है तो बाजार में काफी जोश दिखता, मगर आरबीआई ने ऐसा साफ नहीं किया, इसलिए बाजार का जोश फीका रहा। अगर उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया होता कि नहीं अब हमारा रेट हाइक का साइकिल खत्म हो गया तो शायद बाजार उत्साहित होता और हट जाता ऊपर। लेकिन चूंकि उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वो जो अकोमोडेशन का स्टांस है वो नहीं बदल रहे हैं, और जैसा कि जोशी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रेट्स पर हाँ इस लिक्विडिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां बाजार में लिक्विडिटी कम होती है, शॉर्ट टर्म के रेट्स ऊपर भाग जाते हैं। और आरबीआई के सरप्राइज से बाजार क्यों हुआ हैरान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आखिरकार संसद का पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, एक बार फिर से चलते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, पूरा संसद तो हंगामे की भेंट चढ़ गया और
विपक्ष जो है आज अपने ही रंग में नजर आया, तो आज फाइनली क्या कुछ हुआ और क्या तबसरा बनता है इस पूरे सत्र का? देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जिस दिन शुरू हुआ उस दिन की कहानी और आज का आखिरी दिन की कहानी लगभग बराबर है, या फिर कहें शुरू से लेकर अंत तक एक ही कहानी थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध कायम रहा, दोनों हंगामा करते रहे। विपक्ष अदानी वाले मामले पर जेपीसी गठन की मांग करता रहा, सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफ़ी की मांग करता रहा। दोनों अपने पक्ष पर अड़े, कहीं समझौता नहीं हुआ, लिहाजा दूसरा चरण बिल्कुल ही कह सकते हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया। और पूरे सत्र के हिसाब से देखें तो करीब 34% कामकाज लोकसभा में, 24% कामकाज राज्यसभा में हुआ। कुल 6 बिल लोकसभा से, कुल 6 बिल राज्यसभा से पारित हुए, जिसमें से फाइनेंस बिल, बजट भी इसमें शामिल था। आज आखिरी दिन भी स्थिति ये थी कि तिरंगा यात्रा निकाला गया विपक्षी सांसदों की तरफ से, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से शिष्टाचार पे बैठक बुलाई गई, इसमें भी विपक्षी सांसद नहीं मौजूद हुए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आए। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद ऐसा हंगामेदार सत्र देखने को मिला है। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी आज 44 साल की हो गई। इस मौके पर पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी इस मौके पर 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने अपने वर्चुअल संबोधन में हनुमान जी का नाम लेकर वंशवाद और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। यहां तक कि उन्हें भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से की। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। हनुमान जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर में भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा सालंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर परिसर में पंचधातु से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 54 फीट है और वजन करीब 30,000 किलोग्राम। मूर्ति को लेकर तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा है और 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इसके दर्शन 7 किलोमीटर की दूरी से किए जा सकते हैं। शाह ने अनावरण के बाद मूर्ति की पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा अमित शाह ने मंदिर में 40 करोड़ की लागत से बनाए गए कष्टभंजन देव भोजनालय का लोकार्पण भी किया। ये भोजनालय 7 एकड़ में बनाया गया है। हरियाणा के मूर्तिकार नरेश कुमावत ने इस सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है। मूर्ति के चारों ओर विशाल बागीचे हैं जहां एक साथ 12,000 दर्शनार्थी एक साथ बैठ सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। डिजिटल की दुनिया में फिर सीएनबीसी आवाज का डंका। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। फेसबुक और यूट्यूब पर फिर नंबर 1। मार्च में यूट्यूब पर 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा व्यूज। मार्च में फेसबुक पर 70 लाख से ज्यादा व्यूज। दर्शकों के प्यार के लिए अपार धन्यवाद।